नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस को लेकर आ रही है। और फ्रांस ने दोस्तों भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की पेशकश की है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशकश कही जा सकती है। हाल ही में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पेरिस की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने फ्रांस के अधिकारियों के साथ बातचीत की और रणनीतिक रक्षा सहयोग के बारे में यहाँ पर मीटिंग हुई थी। लेकिन अब ये जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में कुछ खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इंडियन नेवी के लिए 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, जिन्हें कि हम एसएसएन भी कहते हैं, उसके डेवलपमेंट में भारत की सहायता करने के लिए फ्रांस ने ऑफर दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि फ्रांस ने अपने बाराकूडा क्लास की एसएसएन पनडुब्बी प्रोग्राम से पंप जेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी और साथ ही जो अन्य नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उन्हें साझा करने की पेशकश की है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि परमाणु पनडुब्बियों की स्टेल्थ और उनकी जो एफिशिएंसी है उसे तो बढ़ाती है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि फ्रांस ने औपचारिक रूप से अपनी इस बाराकूडा क्लास की पनडुब्बियों के फुल डिजाइन की पेशकश की है या नहीं। अगर फ्रांस की बाराकूडा क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स की बात की जाए तो ये अपने लो नॉइस सिग्नेचर और एडवांस कॉम्बैट सिस्टम के लिए जानी जाती है, जो कि मॉडर्न अटैक के लिए काफी जबरदस्त पनडुब्बी है। इसका पंप जेट प्रपल्सन इसे और अधिक कुशल ऑप्शन प्रदान करता है, जो कि इसे किसी भी आधुनिक पनडुब्बी फ्लीट में सबसे ज्यादा एडवांस बनाता है। आपको मैं बता दूं कि इंडियन नेवी कम से कम 6 एसएसएन विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों नौसेना का जो वारशिप डिजाइन ब्यूरो है उसने भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के डिजाइन पर काफी अच्छा काम भी कर लिया है और वो भी खुद इन पनडुब्बियों में पंप जेट प्रपल्सन को इंटीग्रेट करेंगे। बाकायदा वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने कई भारतीय रक्षा फर्मों के साथ छोटे स्तर पर पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम का परीक्षण भी किया है और इसका आउटपुट भी अच्छा निकला है। और भारतीय नौसेना एक हाइब्रिड दृष्टिकोण पर विचार कर रही है, जो कि इन 6 पनडुब्बियों में इंटीग्रेट किया जाएगा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर पहली 2 एसएसएन जो भारत की बनेंगी उसमें अगर फ्रांस की पंप जेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी को शामिल भी किया जाता है तो वाकई में बाकी की जो 4 पनडुब्बियां हैं उनमें भारत को एक बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और साथ ही साथ भारत के पास एक स्वदेशी प्रपल्सन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। अब देखने वाली बात है कि भारत फ्रांस के इस ऑफर को किस बेसिस पर चूज करता है वो तो तय समय बताएगा, लेकिन फ्रांस ने ये बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया है। भारत को विचार जरूर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर आ रही है। टेडबीएफ प्रोग्राम जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, यानी कि इसमें 2 इंजन लगे होंगे, इसीलिए इसे लेकर एक बात और सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए जो टेडबीएफ प्रोटोटाइप है वो सबसे अच्छा फ्लाइंग टेस्ट बेड हो सकता है। और टेडबीएफ आप सब जानते हैं कि पुराने मिग-29 के फाइटर जेट्स की जगह लेगा, इसीलिए इसे ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी कावेरी इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन जैसे प्रूवन पावर प्लांट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और कावेरी इंजन का परीक्षण किया जा सकता है। इसीलिए ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए कावेरी इंजन को और बेहतर बनाने और उसे विश्वसनीय साबित करने के लिए एक अच्छा फ्लाइंग टेस्ट बेड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन जो टेडबीएफ का है उसका उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक सिंगल कावेरी इंजन को F414 इंजन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसका टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि एक इंजन विश्वसनीय बना रहेगा, दूसरा टेस्टिंग पे रहेगा और उड़ान परीक्षण के दौरान एक सुरक्षा की परत भी मिलेगी। और आप सब जानते हैं कि टेडबीएफ एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होगा जिसको हाई थ्रस्ट और एक्सट्रीम ऑपरेशनल कंडीशन में इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि कैटापल्ट लॉन्च और एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग भी शामिल है। और यही नहीं दोस्तों, टेडबीएफ में तेजस मार्क 2 और AMCA के साथ जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी है वो भी साझा की जाएगी, जिससे कि एक बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। और टेडबीएफ प्लेटफॉर्म के साथ अगर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे इस इंजन की अडैप्टेबिलिटी F414 इंजन के साथ काफी बेहतर भी होगी। और टेडबीएफ पर दोस्तों कावेरी इंजन लगाए जाने से काफी सारे लाभ भी मिलेंगे, जैसे कि डेटा गैदरिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि टेडबीएफ से जो कावेरी इंजन का डेटा मिलेगा उससे इस इंजन को और ज्यादा इनहांस किया जा सकता है, जिसमें कि टेक ऑफ, क्रूजिंग और लैंडिंग शामिल होती है। और डेटा इंजन की थ्रस्ट क्षमताओं और ईंधन यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी और ओवरऑल रिलायबिलिटी भी प्रदान करेगा और रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल टेस्टिंग भी होगी। बहुत चीजें दोस्तों जो टेडबीएफ को एक आदर्श ऑप्शन बनाती है कावेरी इंजन का परीक्षण करने के लिए, यानी कि उसके लिए टेस्ट बेड के रूप में काम करने के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है और एक बड़ी अपडेट इसे लेकर सामने आई है, जिसमें कि अब CSIR-NAL ने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए स्टेल्थ FSS रेडोम को तैयार कर लिया है, जो कि 5th जनरेशन के AMCA के लिए काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और ये जो एडवांस रेडॉम टेक्नोलॉजी है वो AMCA की असल क्षमताओं को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिससे कि ये बात अब सुनिश्चित हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियो के दौरान ये बेहतर तरीके से काम करेगा। FSS रेडॉम की अगर बात की जाए
तो ये एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में जबरदस्त ट्रांसमिशन विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये विशेषता दोस्तों फाइटर जेट के लो रडार क्रॉस सेक्शन को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि दुश्मन के रडार सिस्टम इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कहा जा रहा है कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फैब्रिकेट किया गया है। इसके अलावा इसकी नोज की नोक से 500 mm की ऊंचाई वाले एक एसिमेट्रिक डबल कर्व्ड रेडॉम यानी कि घुमावदार रेडॉम का परीक्षण किया गया है और इन प्रोटोटाइप ने अपना प्रदर्शन भी साबित किया है। एफएसएस रेडॉम एक्स बैंड में बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रांसमिशन क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ये EMCA के रडार सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक भी है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि EMCA फाइटर जेट अपने स्टेल्थ प्रोफाइल से समझौता किए बिना दुश्मनों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, एफएसएस रेडॉम के विकास से एक आउट ऑफ बैंड RCS में महत्वपूर्ण कमी होगी, जिससे कि विरोधियों के लिए EMCA को ट्रैक करना और निशाना बनाना भी कठिन हो जाएगा। बात साफ हो जाती है कि एफएसएस रेडॉम का डेवलपमेंट करना भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगा। और CSIR NAL के द्वारा इस एफएसएस रेडॉम को पूरी तरीके से विकसित करना टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में भारत ने मोरक्को को छोटे हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरंगो ने 5.56 × 45 mm, 7.62 × 39 mm और 12.7 × 108 mm कैलिबर की एमुनेशन एक्सपोर्ट की है और ये एक्सपोर्ट भारत के अपने डिफेंस निर्यात का विस्तार करता है। मोरक्को के जो आर्म फोर्सेस है वो भारत निर्मित छोटे हथियारों की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के रक्षा उत्पादों में क्वालिटी भी है, विश्वसनीयता भी है और काफ़ी चीज़ें भी हैं और यानी कि सपोर्ट भी है। इसीलिए इसे कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, जो कि हमारे देसी हथियारों को विश्व स्तरीय हथियार बना रहा है और वैश्विक यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत भी इसके जरिए हो रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार भारत ने अमेरिका के साथ एक मेगा डील कर ली है, जिसके तहत भारत अब अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा, वो भी 328 अरब रुपए में। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ड्रोन की खरीद लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। बता दें कि इस डील में न केवल MQ-9B ड्रोन की खरीद शामिल है, बल्कि MRO फैसिलिटी की भी डील है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हमारे शिप्स और सबमरीन्स के साथ सुरक्षित और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आज विकाराबाद तेलंगाना में वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की आधारशिला रखी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को लेकर भारत और अमेरिका बात कर रहे हैं। बकायदा स्ट्राइकर भारत में बनने को लेकर भी अमेरिका ने हाँ बोल दिया है, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तानी चरमपंथी इस वक्त खड़े उठ रहे हैं और कनाडा के बोल भारत के खिलाफ हो रहे हैं, तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका से स्ट्राइकर डील कैंसिल कर देनी चाहिए और स्वदेशी बख्तरबंद वाहनों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भी होगा अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए जो कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि स्ट्राइकर जो है, जो कि एक 8 पहिए वाला बख्तरबंद वाहन है, वो अमेरिकी सेना के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं लोग। और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन को जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम कनाडा के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भले ही स्थानीय रूप से स्ट्राइकर भारत में बने, लेकिन इसके कंपोनेंट्स और जो उपकरण है वो कनाडा की फैसिलिटी से ही आएंगे। इससे कनाडा को ही एक बड़ा फायदा होगा। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगा कि स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म ही भारत खरीदे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाकायदा ये तो एक तरीके से फंडिंग हो जाएगी कि कहीं ना कहीं ये लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम अगर उन्हीं देशों से रक्षा उपकरण खरीदेंगे तो ये पैसा ऑब्वियस सी बात है इनके सपोर्ट के लिए भी जाएगा। सबसे बेहतर है कि भारत अपने वैप, जो कि विल्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, जिसे कि हाल ही में रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्सेस ने खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, इसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और वैप को भी स्ट्राइकर की तरह और ज्यादा एडवांस करना चाहिए। ऐसा करके तो और स्ट्राइकर डील को कैंसिल करके भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और उन देशों पर प्रेशर डाल सकता है, खास करके कनाडा पर, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को पूरी हवा देते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि इस वक्त चाइना और भारत की सेनाएं अभी भी आमने सामने डटी हुई हैं और यहाँ पर पैंगोंग सो झील दोनों देशों के बीच तनाव का एक मुख्य स्थल बन चुका है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पैंगोंग झील के उत्तरी तट के पास बड़े पैमाने पर चाइना ने अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी हैं और ये बस्ती भारत और चीनी सेनाओं के बीच 2020 के गतिरोध पॉइंट से लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में मौजूद है, लेकिन ये भारतीय क्षेत्रीय दावों से काफी बाहर है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती कि लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें चाइना ने तेजी से निर्माण करके दिखाया है और यहाँ तक रोड भी पहुंचा दी है। चाइना ने करीबन 100 से ज्यादा जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर तैयार कर ली है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक पट्टी भी तैयार कर रखी है
हो सकता है कि यहाँ से चाइना के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट हो सकें। सैटेलाइट तस्वीरें और भी चीज़ें बताती हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत से ही ये निर्माण शुरू हो गया था। और यही नहीं, ऊंची चोटियों पर चाइना अपने जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और इनका इस्तेमाल वो अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि ये बस्तियां एडहॉक फॉरवर्ड बेस के रूप में काम करेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरेबियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तुर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होंगी और वो इस फाइटर जेट को उनसे खरीद सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल अब भारतीय सेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शेल्टर्स को मुहैया कराएगा, जो कि हमारे रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बचाएंगे दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही भारत और नाइजीरिया के बीच एक बड़ी डील हो सकती है और नाइजीरिया भारत से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए डील साइन कर सकता है। भारत ने नाइजीरिया को प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पेशकश $17 मिलियन पर यूनिट में की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। डीआरडीओ ने अब अपने तक्षक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल हैवीवेट टॉर्पीडो का सी ट्रायल करना शुरू कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से बात करनी शुरू कर दी है, जो कि भारतीय सेना के मैकेनाइज इन्फेंट्री के लिए एडेप्टिव कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अडानी डिफेंस की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है और उन्होंने कहा कि जो हमारा कानपुर की फैसिलिटी है वहां से अब वो अगले साल यानी कि 2025 से हाई कैलिबर राउंड्स को तैयार करेंगे आर्टिलरी गन्स के लिए, जो कि अब ये बताता है कि अडानी डिफेंस नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहा है डिफेंस सेक्टर के। अडानी डिफेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 155 mm हाई एक्सप्लोसिव एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल को विकसित करेंगे, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर होगी, जिन्हें कि 52 कैलिबर की गन से फायर किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो अपने आउटर डुअल ट्रैक पायलॉन्स का कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स करेगा अगले साल से यानी कि 2025 से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए। और ये जो डुअल रैक पायलॉन्स है इससे मिसाइल फायरिंग ट्रायल्स किए जाएंगे 2025 के अंत से। और ये जो नए पायलॉन्स होंगे वो 2 क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि ASRAAM और पाइथन 5 अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल पायलॉन पे ये ले जा सकते हैं, जो कि तेजस फाइटर जेट को बड़ी संख्या में दुश्मनों के टारगेट्स को एंगेज करने का एक बड़ा फायदा देंगे, वो भी रैपिड सक्सेशन के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया जी ने कहा है कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भारत को अब 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत अभी अपने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को केवल डिलीवरी के हिसाब से देख रहा है। उन्होंने बताया कि इस फाइटर जेट में जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक पायलट, सिंथेटिक विजन सिस्टम, जो कि बैटल फील्ड का एक पूरा रिप्रेजेंटेशन पेश कर सके, वो भी वर्चुअली रूप में, बिल्कुल खराब यानी कि पुअर विजिबिलिटी कंडीशन में। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें मैन और अनमैन टीमिंग भी होनी चाहिए, डेटा फ्यूजन होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इसमें होना चाहिए। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।